आपस में विरोधाभास है, इनकी राजनीति में भी विरोधाभास, और विरोधाभास समझा देती हूं क्यों है। इन्होंने कहा हमने ऐसे बहुत सारे लोगों से गठबंधन किया जो हमारे तालमेल के नहीं थे। अरे आपने पीडीपी के साथ तब गठबंधन किया था जब उन्होंने खुलकर अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र पे लिखा था कि पाकिस्तान की करेंसी को इंडिया में यूज करने दो, उसके बाद आपने गठबंधन किया था। तो आपकी सत्ता लोलुपता और आपकी जो एक मौके की राजनीति है वो सब लोग वाकिफ है। आपने बात करी मोहब्बत की दुकान की। मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जिसने इस देश के 4,500 किलोमीटर पैदल नापे हैं, जिसने कश्मीर में पैदल चलकर एक नजीर प्रेजेंट करी कि अगर मेरी सफेद टी शर्ट लाल हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां चलूंगा। मुझे लगता है अगर वो मोहब्बत की बात कर रहा है, इसका साथ हम सबको देना चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं कांग्रेस की हूं या कोई ये बीजेपी के हैं। मुझे ऐसा लगता है कश्मीरी मोहब्बत की बात सीटों में तब्दील क्यों नहीं हुई? होती है, ऐसा नहीं है हर जगह नहीं होती है। अभी आप देखिएगा चुनाव नतीजे आएंगे, नील बटा सन्नाटा इनका स्कोर आएगा, सरकार हम और हमारा गठबंधन बनाएंगे। ये मैं आपको लिखकर बात देके जा रही हूं। हरियाणा हम जीतेंगे, महाराष्ट्र हम जीतेंगे, झारखंड में दोबारा से हमारी सरकार हम बनाएंगे। और एक बात बस छोटी सी कहकर आप उसके बाद डिबेट को आगे ले जाइए। यहां पर सुनने को मिला कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, हम सिर्फ अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठबंधन नहीं करते हैं। अरे आप तो ऐसे लोगों से गठबंधन कर लेते हैं। शाम को मोदी जी ने स्पीच देके कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज है अजीत पवार। सुबह 7 बजे उनके साथ आप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं। तो आपकी बातों का, आपके कृत्यों का, आपके आदर्शों का, आपकी राजनीति का एक ही नाम है मौका परस्त राजनीति। सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने कहा, फिर मैं कम से जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि अमेरिका का हस्तक्षेप या चीन का हस्तक्षेप, तो मैं दर्शकों से कहता हूं देखिए हिंदुस्तान के इधर उधर क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में। अगर हिंदुस्तान आज भी मजबूत है तो मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए मजबूत है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। सुनिए, भारत का चुनाव अभी जो हाल में संपन्न हुआ, एकमात्र चुनाव है जब सीमा पार बैठे हुए किसी धन कुबेर ने, जॉर्ज सोरेस ने ओपनली कहा कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी को हटाने के लिए। यह भारत का चुनाव इकलौता चुनाव है जब किसी विदेशी अखबार में छपी बात नहीं कर रहा हूं। रशिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ठीक है, वो तो मजबूती है इसलिए। और मैं इनकी सरकार का कोट करता हूं। नटवर सिंह विदेश मंत्री रहे थे, उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उन्होंने खुद लिखा है कि हमारी सरकार में अमेरिका का इतना हस्तक्षेप था, अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं विदेश मंत्री बनूं। और उन्होंने स्वयं लिखा है, नटवर सिंह ने, कि उस समय अमेरिका चाहता था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बने। और आपको याद हो विकीलीक्स के बिल में एक बात आई थी, इसमें हिलेरी क्लिंटन को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए, ये तो मोंटेक को बनना चाहिए था। मैं तो पूछना चाहता हूं, मोंटेक बनने वाले थे, ये हिलेरी क्लिंटन को पता कैसे था? ये बात पता लगाइए। और किसकी सरकार में किसका विदेश में प्रभाव रहा है। और आप पीछे जाइए 70-80 के दशक में तो केजीबी का क्या प्रभाव रहा, वो तो एक अलग बात है। मगर एक अंतर है, हमारी सरकार की इंस्पिरेशन भी भारतीय है, प्रेरणा भी भारतीय है, विचार भी भारतीय है और दृष्टि भी भारतीय है। हमारा कोई इंस्पिरेशन विदेशी नहीं है। हम बने भी आजादी के बाद हैं। हमारी पूर्ण प्रेरणा भारतीय है। और कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, इन सबकी कहीं ना कहीं सोच में कॉलोनियल। मैं अगले टॉपिक नहीं, इस पर मुझे एक जवाब देने की जरूरत है। इन्होंने कहा हम बने भी आजादी के बाद हैं। आजादी के आंदोलन के वक्त तो आप माफीनामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे, पेंशन लेते थे, एक एक शहर में जिंदगी गुजार देते थे। आप तो भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया, आपके जो सबसे आराध्य हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो चिट्ठी लिखकर बोलते थे इस आंदोलन का दमन कैसे करो। तो आप कैसे भारतीयता की, राष्ट्रीयता की बात भी कर सकते हैं? आप तो वो पार्टी है जिसके सबसे आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगे को अशुभ कहा और तिरंगा नहीं फहराया। और ये मैं कोई तथ्य बना तो रही नहीं हूं, ये सार्वजनिक रूप से गठित तथ्य है। मेरा अपना मानना है, राजनीति में उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जिन मुद्दों के लिए हम लोग चुने जाते हैं। आपका 100 दिन का एजेंडा था, 80 दिन पूरे होने वाले हैं 2 दिन में। उन 80 दिनों में करीब करीब 24 ट्रेन हादसे हो गए, 21 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल। उन 80 दिनों में 45 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गए जो कोई सोच नहीं सकता था। कल इनॉग्रेशन हुआ, एयरपोर्ट ढहा जा रहा है जैसे ताश के पत्ते की तरह। और मुझे एक बात का दुख है, क्योंकि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य मानती हूं
और मेरा मानना है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की कल महाराष्ट्र में 9 महीने के अंदर इनॉग्रेशन मोदी जी द्वारा करी हुई मूर्ति ध्वस्त होती है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यह देश आप कैसे चला रहे हैं। यह कौन भ्रष्टाचारी है जहां पर एयरपोर्ट, पुल, राम मंदिर टपक रहा है, भारत का संसद टपक रहा है और वीर शिवाजी की मूर्ति ऐसी ध्वस्त हो गई जैसी किसी ने सोची नहीं थी। 57 की नेहरू की इनॉग्रेटेड मूर्ति, अनावरण की हुई मूर्ति आज भी चल रही है और आपकी बनाई हुई मूर्ति 9 महीने में ध्वस्त हो रही है। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके लिए आपको चुना गया था, आपको जवाब देने पड़ेंगे। मैंने यहां पर एक तथ्य रखा, उस तथ्य पर एक शब्द नहीं बोला गया। 80 दिनों में 19 आतंकी हमले और उस 19 आतंकी हमलों में हमारे 19 जाबाजों की शहादत जम्मू कश्मीर में हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। इसका जवाब सुधांशु जी से मैं लेना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे, लेकिन सुप्रिया जी ये बताइए कि 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड वही है या फिर बदल गया? मैं वही है इसलिए कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वैधानिक तरीके से इसे हटाया गया था, उसके बाद मुझे याद है कि कांग्रेस ने कहा था कि इस पर अब बहस खत्म हो गई है, जल्द से जल्द चुनाव हो और जम्मू कश्मीर को वापस से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ साफ मैनिफेस्टो में कहा है कि 370 की वापसी। अब आप उनके साथ अलायंस में हैं, अब ये बताइए कि आपका भी स्टैंड वही है? ये माना जाए कि कांग्रेस चाहती है 370 की वापसी हो? कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का CWC हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और जिस वक्तव्य का आपने यहां पर उल्लेख किया कि जल्द से जल्द चुनाव हो, पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए, बिल्कुल हमारा स्टैंड वो तो है। 370 की वापसी नहीं चाहती कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, हमारा स्टैंड पूर्ण राज्य का दर्जा और निष्पक्ष फेयर इलेक्शन है जम्मू तो फिर आप कश्मीर उस में। पार्टी के साथ अलायंस में जो 370 वापस चाहती है? ऐसे बहुत सारे अलायंस होते हैं जो देश काल परिस्थिति को देखकर किए जाते हैं और तो फिर- देश काल परिस्थिति को देखकर तो इतने फिर उसी विभाजनकारी हिसाब से- और इतने फिर उसी नफरती हिसाब लोगों से को देश दूर काल रखना और जरूरी परिस्थिति है। को देखकर बीजेपी भी पीडीपी के साथ नहीं, कर नहीं, लेती मैं है आपको अलायंस। बात समझाने की इसलिए दूर रखना जरूरी है ऐसे लोगों को। देशकाल परिस्थिति ऐसी है कि चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं बटने और कटने की बात करते हैं। जब आज फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई मिलती है तो एक शब्द नहीं बोला जाता है। आप रेप पर राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बोलेंगे। आप बटने और कटने की बात करते हैं, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है, ये मैं जानना चाहती हूं बीजेपी से। चलिए, मैं चाहूंगा कि सुधांशु जी सबसे पहले तो उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि 370 हटने के बाद आपने कहा था कि आतंकियों पर लगाम लगेगी, नकेल कसेगी, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, घटी नहीं है। आतंकी घटनाओं में सब्सटेंशियल कमी आई है। पत्थरबाजी भले कम हो गई हो, बिल्कुल निश्चित रूप से पत्थरबाजी नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई झंडा नहीं दिखता है। आतंकी घटनाओं में भी कमी आई। पूर्ण नियंत्रण अभी नहीं हो पाया है। 4-5 जिलों में उसका प्रभाव अभी भी है। दक्षिण कश्मीर के 4-5 जिलों में उसका एपिसेंटर है और हम उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू रीजन में। आश्वस्त रहिए। अब तो और जम्मू रीजन में बढ़ याद गया। दिला दूं जो सुप्रिया जी ने बोला उस पे, पीडीपी के सरकार साथ रहते हमारी सरकार में हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। जब पीडीपी के साथ हमारी सरकार थी उसके रहते हुए हमने ना हुर्रियत नेताओं से खुद बात की ना उनको पाकिस्तान से बात करने दी। पीडीपी की सरकार रहते हुए हुर्रियत के नेता दिल्ली आते थे ईडी के सम्मन पर, एनआईए की पेशी में इनकी सरकार में रेड कार्पेट वेलकम के साथ आते थे। तो हमने पीडीपी सरकार रहते हुए क्या और उसके बाद जो किया वो तो सबको दिखाई पड़ता है। इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं।